हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित जो रिट 8419 है उसकी सुनवाई हुई, तो उसके जजमेंट को लेके बहुत सारा संशय बना हुआ है। तो मैं उसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगी और मैं इस मुख्य सेविका भर्ती में आज एजीटीए और मुख्य सेविका भर्ती के एडवर्टाइजमेंट में जो चीजें दी गई हैं उससे आप समझ पाएंगे कि बीएससी होम साइंस कंसीडर ही नहीं है मुख्य सेविका भर्ती में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पेज आप देख सकते हैं, रिट संख्या 8419 है और एकता पांडे एवं सृष्टि अन्य अदर्स याचिकाकर्ता, सबको इसके बारे में पता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ एवं 9 अन्य प्रतिवादी, यानी कि ये जो 9 अन्य प्रतिवादी दिया है ना, ये अपोजिट पार्टी में वो लड़कियां हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो ज्वाइनिंग कर चुकी हैं, जॉब कर रही हैं। और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के नाम देख सकते हैं, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सिद्दीकी आलम। प्रतिवादियों के अधिवक्ता जो हैं CSC और गौरव मेहरोत्रा, उत्सव मिश्रा। और कोर्ट संख्या 18 में ये मैटर सुना गया था और माननीय न्यायमूर्ति, जैसा आप लोगों को पता है कि इसमें बदल गए हैं, तो उन्होंने इस चीज को सुनने के बाद जो जजमेंट दिया है वो समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। और फिर कहीं ना कहीं उन चीजों का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये जो 9 लोगों को अपोजिट पार्टी बनाया गया है, इनके साइड से चीजें ऑलरेडी आयोग को क्लियरिफाई करना चाहिए, लेकिन आयोग के एडवोकेट ने बहस किया, उसी के आधार पर जजमेंट आया है। तो ये दूसरा पेज आप देखिए कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर को सुना गया, यानी कि 8419 में मंसूर सर जो एडवोकेट हैं उन्होंने बहस किया है। और राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्रीमती ज्योत्सना पाल, यानी कि गवर्नमेंट के साइड से उनके सहयोगी श्री अश्विनी कुमार सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा को भी सुना गया। यानी कि यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी के हैं उनके एडवोकेट और गवर्नमेंट के साइड से जो एडवोकेट और जो पिटिशनर्स के साइड से यानी 8419 में मोहम्मद मंसूर, इन सभी को सुनने के बाद प्रतिवादी आयोग की ओर से प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि, यानी कि अच्छे से समझिएगा, ये आयोग के साइड की बात की जा रही है। याचिका दायर होने के बाद कुल 2536 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। यानी कि ये आयोग के साइड के एडवोकेट बहस में कह रहे हैं कि ये जब याचिका दायर हुई उसके बाद क्या कहते हैं 2536 लोगों को नियुक्ति दी गई और प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाना होगा। यानी कि ये आयोग के साइड से जो एडवोकेट है बिना मतलब की इन्होंने मांग किया है कि 2536 जितने लोगों की नियुक्ति हो गई उन सबको आप अपोजिट पार्टी बनाओ। तब क्या कहते हैं, ये कहा गया कि शिविर प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 तथा उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय 8 नियम 12 के अनुसार ऐसे सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। यानी कि जो सीपीसी है उसके अकॉर्डिंग सबको नोटिस दिया जाना चाहिए जितने लोग नियुक्ति पा चुके हैं। तो फिर एक अन्य आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता ने उन नियुक्ति आदेशों को चुनौती नहीं दी है जिनके आधार पर अभ्यर्थी पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है। और इन तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ये एसएससी में आया था, उसको उन्होंने रश्मि मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हवाला दिया गया, यानी ये जजमेंट आया था 2026 में जिसका हवाला दिया गया, ये बात कही जा रही है। फिर इसके विपरीत याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मुकुल कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा, यानी कि ये जो अपोजिट पार्टी आप लोगों ने बनाया है उनके एडवोकेट कह रहे हैं कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाना व्यवहारिक नहीं है और कुछ अभ्यर्थियों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। तो यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के पास सभी चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र या उनकी पहचान की जानकारी नहीं है, इसलिए सभी को पक्षकार बनाना संभव नहीं है। हालांकि ये चीज बिल्कुल सही कही गई कि क्योंकि सभी नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों का डिटेल्स कहाँ है जो सबको नोटिस दिया जाए। तो उसके बाद बात होती है कि उपरोक्त परिस्थितियों में यह प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ताओं को सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत प्रकाशन के माध्यम से सभी नियुक्त व्यक्तियों को सूचना देने की अनुमति दी जाए। साथ ही याचिका में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति भी मांगी गई, क्योंकि याचिका लंबित रहने के दौरान नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। कहने का मतलब है कि जब ये याचिका इतने दिनों से लंबित है, आप लोग भी जानते हैं, तब इसमें नई चीजें, नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करवाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इसलिए कि नियम 8 के अंतर्गत ये अलाउ होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो नोटिस है, ये जितने भी नियुक्ति पा चुके हैं 2500 प्लस लोग, उनको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाए। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग समझिए कि एक तरह से ये सब ये सिर्फ टाइम लॉस हो रहा है। हालांकि जजमेंट जब 33 मिनट बहस हुई और सिर्फ इसमें कोई सीनियर अधिवक्ता ने बहस नहीं किया पिटिशनर्स के साइड से, सिर्फ मोहम्मद मंसूद, आप लोग जानते हैं कि उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। तो उस दिन हो सकता है कोई सीनियर अधिवक्ता बहस करता तो शायद चीजें अलग हो सकती थी, लेकिन कोई नहीं, जो चीजें हैं अब उसको तो आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद न्यायालय द्वारा आदेश ये दिया गया कि संशोधन आवेदन दाखिल करने हेतु 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, आवश्यक प्रकाशन 15 दिनों के भीतर। यानी कि जो सबको नोटिस की बात की गई, इसका प्रकाशन आपको 15 दिनों के भीतर करवाना है। और अगली सुनवाई 11/5/2026 निश्चित की गई है और ये सुनवाई 25 अप्रैल को हुई थी। और कुछ चीजें मैं सरल भाषा में आपको बताऊं
कि कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता सभी 2536 लोगों को अलग से पक्षकार नहीं बना सकता, इसलिए अखबार में नोटिस निकलवाकर सबको जानकारी दे दी जाए और याचिका में बदलाव के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है और अगली सुनवाई जो होगी 11 मई 2026 को होगी। यानी कि इस पूरे जजमेंट का सार यही है कि अब जितने भी इसमें ज्वाइनिंग कर चुके हैं 2500 प्लस यानी कि 2536 लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो सब अपोजिट पार्टी में है, तो अपोजिट पार्टी की इन्फॉर्मेशन आप पेपर में ऐड के माध्यम से दे सकते हैं ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जबकि इन सब चीज़ों का क्या ही लेना देना है, फिलहाल मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों के समझ में आए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जबकि सारी लड़ाई तो आयोग से है, कैंडिडेट से थोड़ी ना है, सारी लड़ाई तो आयोग से है क्योंकि सब चीज़ें गलत तो आयोग ने किया है। हाँ, तो आयोग से जो भी चीज़ें हैं वो आयोग से ही लेना देना है, लेकिन इसमें ये सब क्या ही हो रहा है समझ से परे है। ये इंग्लिश का भी दोनों पेज हमने शेयर कर दिया, जिसको पढ़ना हो जजमेंट पढ़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। ये मुख्य सेविका भर्ती का एडवर्टाइजमेंट का पैरा 6 है, जहाँ पे अनिवार्य अहर्ता दिया हुआ है। तो जो हमने रेड से अंडरलाइन किया है वहां आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि। यानी कि ये जो गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ में कला में स्नातक उपाधि दी हुई है, ये कहीं से भी इसमें बीएससी होम साइंस वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे आर्ट साइड की बात की जा रही है। यानी कि जो बीए किए हैं गृह विज्ञान से उनके लिए ये भर्ती है, ना कि बीएससी होम साइंस वालों के लिए। और ये एजीटीए की आगे मैं अभी आपको पेज शेयर कर रही हूँ, तो आप उसमें देखेंगे कि एजीटीए में क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पष्ट गृह विज्ञान या पोषण यानी कि गृह विज्ञान, ओनली गृह विज्ञान लिखा है, बीएससी कहीं पर भी नहीं लिखा है। और जबकि ये भी विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से आया है और एजीटीए का भी विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से आया है। सारी चीजें यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, रूल से एक है। तो यहाँ पे इस बात से स्पष्ट हो जा रहा है कि सिर्फ गृह विज्ञान कला वाले ही वैलिड हैं और इसमें विज्ञान वाले यानी कि बीएससी वाले किसी भी हाल में वैलिड नहीं है। इस एजीटीए के एडवर्टाइजमेंट से आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अब आप देखिए, ये एजीटीए का विज्ञापन है, ये भी पॉइंट नंबर 6 पे ही अनिवार्य अहर्ता दिया हुआ है, जहां पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी ब्रैकेट में आप देख सकते हैं गृह विज्ञान। तो जहां पे गृह विज्ञान बीएससी वालों को लिया जाता है, इसी तरह से नोटिफिकेशन निकलता है जैसा ये यूपी ट्रिपल एससी ने निकाला है एजीटीए में। तो अब आप लोग ये नोटिफिकेशन का पेज देखने के बाद अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें बीएससी होम साइंस वालों को कंसीडर क्यों किया गया। आखिर इन लोगों ने आवेदन कर कैसे लिया जब ये लोग वैलिड ही नहीं थे, क्योंकि बीएससी होम साइंस की वैकेंसी जहां भी निकलती है इस तरह से लिखा होता है बीएससी ब्रैकेट में गृह विज्ञान, जबकि आप लोगों में ऐसा था ही नहीं। अगर आप लोगों में ऐसा होता तो सेम ऐसा ही बीएससी गृह विज्ञान लिखा होता, जहां पे गृह विज्ञान लिखा है कॉमा लगा के उसके आगे। मुझे लगता है कि ये दोनों ही नोटिफिकेशन का पेज देखने के बाद आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्लियर हो जाता है कि इस मुख्य सेविका भर्ती में बीएससी कहीं से भी वैलिड नहीं है। लेकिन कोर्ट में अभी 84-19 की सुनवाई में जो चीजें हुई वो समझ से परे है, लेकिन अभी आप लोगों को हार नहीं मानना है, आप लोगों को धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और ये आप लोगों के पास भी एक ऑथेंटिक प्रूफ है, यूपी ट्रिपल एससी ने अभी 1 महीने पहले या 1.5 महीना हुआ होगा मैक्सिमम ये विज्ञापन निकाला है। आप लोग अपने आप सोचिए कि सेम आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी ने मुख्य सेविका की भर्ती करवाई, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की भर्ती करवा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन दोनों डिफरेंट हैं। और अगर बीएससी होम साइंस सेम है तो यहाँ पे भी गृह विज्ञान क्यों नहीं कंसीडर है भाई। इससे साबित होता है कि दोनों योग्यताएं अलग अलग हैं, दोनों की भर्तियां अलग होती हैं, अलग अलग जगह पे आवेदन लिए जाते हैं। यानी बीएससी होम साइंस वालों का आवेदन इस तरह से एडवर्टाइजमेंट निकलता है और बीए होम साइंस वालों के लिए जिस तरह से मुख्य सेविका भर्ती का आवेदन निकला है। तो यकीन मानिए ये योग्यता को लेके जो विवाद है ये निश्चित तौर पर एडवर्टाइजमेंट में क्लियर है। अब इसके ऊपर आपको जजमेंट कब मिलेगा वो समय ही बताएगा। हालांकि अगर बीएससी होम साइंस को निकालते हैं ना तो यकीन मानिए कि कम से कम 500 से ज्यादा ही पोस्ट खाली हो जाएंगी। और इसी तरह से 2 साल वालों का भी मुद्दा है। 2 साल वालों का तो यूनिवर्सिटी ने अलग अलग तरह से चीजें बोली हैं। हालांकि जो यूनिवर्सिटी ने दिया है 2 साल को लेके वो चीजें उसके हिसाब से क्या कहते हैं 2 साल वाले यानी कि बीए 2 साल वाले भी वैलिड नहीं है। कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी का आरटीआई लगाया गया उसके अकॉर्डिंग 2 साल में स्नातक की उपाधि नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात है। अब जितनी भी बहनें जुड़ी हैं जो भी मेरा वीडियो देखेंगी, प्लीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई किसी बहन से नहीं है, ये रूल्स के लिए है, आयोग के खिलाफ है। अब आप लोग अगर जरा सी भी इंसानियत है तो सोचिएगा कि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या भर्ती हुई है, नहीं हुई है। और बीएससी होम साइंस किस लिए इसमें कंसीडर किया गया ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सिर्फ बीएससी होम साइंस को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से यहाँ पे नियुक्तियां दी गई हैं, जो लोगों के अधिकारों को छीना गया है। और यूपी ट्रिपल एससी की आज तक जितनी भी भर्तियां आई हैं सबका रिजल्ट उठा के देख लीजिए, किसी की भी कटाफ इतनी नहीं गई है जितनी मुख्य सेविका भर्ती की गई है। अब आप ही लोग बताइए कि सारे धुरंधर जितने भी कंपटीशन वाले थे सबने मुख्य सेविका का ही एग्जाम दिया है, बाकी किसी ने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो आप लोग अपने आप सोचिए, जिसमें लड़के भी शामिल होते हैं उन सबकी मेरिट भी इतनी हाई नहीं गई जितनी मुख्य सेविका भर्ती की गई है, जो मेरिट किसी भी हाल में इतनी हाई जानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन गलती हम सभी बहनों की है जिन्होंने अपने आंख और कान खुले नहीं रखे। और जब डीबी से पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों
लोगों से कहा था कि आप लोग भी कल ऐसे ही पछताओगे जैसे आज हम 2-250 लोग पछता रहे हैं। सिर्फ 2-250 लोगों के साथ ऐसा बुरा हुआ है और आगे चलकर हज़ारों लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर ऐसा हुआ, लेकिन तब भी कम से कम आप लोग मेरे साथ नहीं थे। कम से कम आप लोग अपनी आँख और कान खुले रखते तो आप लोगों के पास बहुत सारा एविडेंस होता। हालाँकि एविडेंस मेरे पास भी है, लेकिन वो एविडेंस है कुछ ज़्यादा ही क्या ही बताएँ, वो क्रिमिनल में आ रहा है। हमने एडवोकेट से बात किया, तो वो उसके लिए एफआईआर वगैरह दर्ज करवाना होगा। इसकी वजह से मैं उसके लिए पीछे हट गई। फिलहाल अभी कोर्ट की लड़ाई से ही देखते हैं, अगर चीज़ें क्लियर हो जाए। निश्चित तौर पे ओझा सर ने कहा है कि वो मैटर को देखेंगे। हालाँकि ये मैटर भी इन लोगों ने, जो ओझा सर ने रिट फाइल किया है ज्योति नाम से, जिसमें 39 लोग हैं, पूरा टोटल लेके डीबी नॉन डीबी की, तो फिर वो एडिशनल में चला गया है। तो उन्होंने कहा जिस भी दिन डेट लगेगी उस दिन हम उसमें करवा देंगे। तो अब देखते हैं, हो सकता है 29-30 तक लग जाए, और नहीं लगता है तो स्टार्टिंग मई में ही लग जाना चाहिए। तो जैसा भी रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।